भारत की कहानी हजारों साल पहले शुरू होती है। सिंधु घाटी में दुनिया की सबसे पहली सिविलाइजेशनों में से एक का जन्म हुआ। यह सभ्यता लगभग 3300 ईसा पूर्व अपने चरम पर थी। यह समय उन्नत शहरों और प्रभावशाली तकनीक का था। सिंधु घाटी के लोग कुशल कारीगर और व्यापारी थे। उन्होंने सुंदर मिट्टी के बर्तन और जटिल मुहारे बनाए। ये आर्ट कृतियां उनके जीवन और मान्यताओं की झलक देती हैं। पर सिंधु लिपि आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है। उनकी भाषा और संस्कृति के रहस्य आज भी हमें हैरान करते हैं। 1900 ईसा पूर्व के आसपास सिंधु घाटी सभ्यता का पतन भारतीय इतिहास में एक बदलाव का प्रतीक है। नई संस्कृतियां उभरी, जिन्होंने सब कॉन्टिनेंट के भविष्य को आकार दिया। आर्यों के आगमन और वैदिक युग के आरंभ के लिए मंच तैयार था। सिंधु घाटी सभ्यता शहरी नियोजन का एक अद्भुत उदाहरण थी। मोहनजोदारो और हड़प्पा इसके दो सबसे प्रमुख शहर थे। इन शहरों में ग्रिड जैसी सड़कें, प्रभावशाली जल निकासी प्रणाली और विशाल सार्वजनिक स्नानागार थे। सभ्यता का विस्तार इन शहरी केंद्रों से कहीं आगे तक था। उनके व्यापारिक नेटवर्क पूरे भारतीय सबकॉन्टिनेंट में फैले हुए थे और मेसोपोटामिया तक पहुंच चुके थे। सबूत बताते हैं कि वे कपास, मसालों और कीमती धातुओं का व्यापार करते थे। उनकी प्रगति के बावजूद सभ्यता के पतन के कारण स्पष्ट नहीं है। जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक आपदाएं और संभावित आक्रमण प्रस्तावित सिद्धांतों में से है। हालांकि उनकी विरासत उन पुरातात्विक अजूबों में जीवित है जो उन्होंने पीछे छोड़े हैं। हमारे पूर्वजों ने ऐसे शहर बनाए जो अपने समय से आगे थे। हमने दूर देशों के साथ व्यापार किया और एक जुड़ी हुई दुनिया बनाई। फिर भी हमारे पतन के कारण एक रहस्य बने हुए हैं। वैदिक काल, जो लगभग 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक फैला था, भारतीय समाज में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक था। मध्य एशिया के एक चरवाहे लोग आर्य भारतीय सबकॉन्टिनेंट में चले गए। वे अपने साथ अपनी अलग भाषा, विश्वास और सामाजिक संरचना लेकर आए। वेद, भजनों, प्रार्थनाओं और अनुष्ठानों का एक संग्रह उनके धार्मिक और सामाजिक जीवन की आधारशिला बन गया। ये पवित्र ग्रंथ उनके विश्वासों, प्रथाओं और हिंदू धर्म के विकास के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करते हैं। वैदिक समाज 4 वर्णों या वर्गों में विभाजित था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रास। इस सामाजिक पदानुक्रम ने हमारे समाज को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और बाद की भारतीय सिविलाइजेशनों को प्रभावित करता रहा। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक पूरे भारतीय सबकॉन्टिनेंट में कई छोटे राज्य उभरे। ये राज्य अक्सर युद्ध और गठबंधनों में शामिल होते थे, शक्ति और प्रभाव के लिए होड़ करते थे। इस काल में शक्तिशाली शासकों का उदय और बड़े एम्पायरों का जन्म हुआ। 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित मौर्य साम्राज्य ने भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया। यह पहला साम्राज्य था जिसने अधिकांश भारतीय सबकॉन्टिनेंट को एक शासक के अधीन एकीकृत किया। चंद्रगुप्त के पोते अशोक महान ने साम्राज्य का विस्तार किया और बौद्ध धर्म अपना लिया। मौर्यानों के बाद गुप्त वंश का उदय 4ठी शताब्दी ईस्वी में हुआ। कला, विज्ञान, साहित्य और गणित में उन्नति के कारण इस युग को अक्सर भारत का स्वर्णिम युग कहा जाता है। भाग 5: अशोक का परिवर्तन, विजय से करुणा तक। भारत के सबसे प्रसिद्ध शासकों में से एक अशोक महान ने शुरू में सैन्य विजयों के माध्यम से मौर्य साम्राज्य का विस्तार किया। हालांकि कलिंग के एक महत्वपूर्ण युद्ध ने उन्हें बदल दिया। भारी रक्तपात और पीड़ा ने उन्हें पछतावे से भर दिया। अशोक ने हिंसा का त्याग कर दिया और बौद्ध धर्म को अपने मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में अपनाया। उन्होंने अपना जीवन शांति, अहिंसा और रिलीजियसता के संदेश को फैलाने के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने अपने पूरे साम्राज्य में कई स्तंभ और शिलालेख बनवाए, जिन पर अपनी एजुकेशनों को अंकित करवाया। अशोक के शासन ने आक्रामक विस्तारवाद से धर्म या रिलीजियसता और करुणा पर आधारित शासन का प्रस्थान चिह्नित किया। उनकी विरासत आज भी शांति और सहिष्णुता को प्रेरित करती है। भाग 6: स्वर्ण युग, गुप्त वंश की लेगेसी। गुप्त वंश, जो 4ठी से 6ठी शताब्दी ईस्वी तक शासन करता था, ने भारत में अभूतपूर्व समृद्धि और सांस्कृतिक प्रतिभा का दौर शुरू किया। इस युग में कला, साहित्य, विज्ञान और गणित का उद्भव हुआ।
गुप्त दरबार शिक्षा और रचनात्मकता का संरक्षक बन गया। आर्यभट्ट जैसे विद्वानों ने खगोल विज्ञान और गणित में अभूतपूर्व खोजें की। डेसिमल प्रणाली, शून्य की अवधारणा और त्रिकोण मिति में प्रगति का श्रेय इसी युग को जाता है। संस्कृत साहित्य का विकास हुआ, जिसमें कालिदास जैसे कवियों ने शकुंतला और मेघदूत जैसी उत्कृष्ट कृतियों की रचना की। अजंता और एलोरा की गुफाएं उत्तम भित्ति चित्रों और मूर्तियों से सजी हुई हैं। गुप्त युग की अर्टात्मक प्रतिभा के प्रमाण के रूप में खड़ी है। भाग 7, नए धर्मों का प्रसार, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। जहां हिंदू धर्म प्रमुख धर्म बना रहा, वहीं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में नए धार्मिक और दार्शनिक विचारों का उदय हुआ। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों की उत्पत्ति हिंदू धर्म से हुई, ने लोकप्रियता हासिल की और पूरे भारत और उसके बाहर फैल गए। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने ध्यान, आत्मचिंतन और दुखों के अंत के माध्यम से आत्मज्ञान के मार्ग का प्रचार किया। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर ने अहिंसा, तपस्या और आत्मा की मुक्ति पर जोर दिया। इन नए धर्मों ने पारंपरिक वैदिक कर्मकांडों और सामाजिक पदानुक्रम को चुनौती दी, आध्यात्मिक मुक्ति के वैकल्पिक रास्ते पेश किए। उन्होंने जीवन के सभी क्षेत्रों के अनुयायियों को आकर्षित किया, कला, वास्तुकला और भारतीय समाज के नैतिक ताने बाने को प्रभावित किया। भाग 8, मध्यकालीन भारत, राज्यों का ताना बाना। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद भारत मध्य अगीन काल में प्रवेश कर गया। इस युग में कई क्षेत्रीय राज्यों का उत्थान और पतन हुआ, जिनमें से प्रत्येक ने सबकॉन्टिनेंट की संस्कृतियों और परंपराओं की समृद्ध टेपेस्ट्री पर अपनी छाप छोड़ी। दक्षिण में चालुक्य, पालवा, चोल और विजयनगर साम्राज्य, उत्तर में प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट, और मध्य और पश्चिमी भारत में चाहमान और राजपूत सभी ने मध्यकालीन भारत के राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्टात्मक परिदृश्य में योगदान दिया। इस काल में बाहरी दुनिया के साथ भी महत्वपूर्ण संपर्क हुए। अरब व्यापारियों ने समुद्री मार्ग स्थापित किए, जिससे भारत के तटीय क्षेत्रों में इस्लाम आया। 12वीं शताब्दी ईस्वी में तुर्कों के आगमन ने भारतीय इतिहास में एक नए अध्याय का प्रारंभ किया। भाग 9, मुगल काल, भव्यता और पतन। 16वीं शताब्दी में बाबर द्वारा स्थापित मुगल साम्राज्य ने भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय को चिह्नित किया। अपने भव्य दरबारों, सैन्य कौशल और स्थापत्य चमत्कारों के लिए जाने वाले मुगलों ने सदियों तक भारतीय सबकॉन्टिनेंट के एक बड़े हिस्से पर शासन किया। सबसे प्रमुख मुगल सम्राटों में से एक अकबर को उनकी धार्मिक सहिष्णुता, प्रशासनिक सुधारों और कला और संस्कृति के संरक्षण के लिए याद किया जाता है। उन्होंने साम्राज्य का विस्तार किया, एक केंद्रीकृत प्रशासन लागू किया और सांस्कृतिक संश्लेषण की भावना को बढ़ावा दिया। हालांकि औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य का धीरे धीरे पतन हुआ। क्षेत्रीय शक्तियों से चुनौतियों का सामना करना पड़ा, आंतरिक संघर्ष और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बढ़ते प्रभाव का सामना करना पड़ा। भाग 10, ब्रिटिश शासन और स्वतंत्रता संग्राम। 18वीं शताब्दी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन ने भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया। शुरुआत में व्यापार पर ध्यान केंद्रित करने वाली कंपनी ने धीरे धीरे अपने राजनीतिक प्रभाव का विस्तार किया। कमजोर मुगल साम्राज्य और स्थानीय शासकों के बीच विभाजन का फायदा उठाया।